Okay, Assalamu alaikum class. Today is our second lecture and we will see the second part of this poem in this lecture. हमने फर्स्ट 6 stanzas को कवर किया था और अब हम नेक्स्ट फुल पोएम को कवर करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में. तो I have read a few comments of few people in which you people told me that you people are quite worried about the length of the poems. पोएम की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है तो आप क्रैम कैसे करेंगे. देखें आपने यू पीपल डोंट नीड टू टेक टेंशन, परेशान नहीं आपने होना, बल्कि क्या है पोएम की एक्सप्लेनेशन और पोएम का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टास्क. इसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो लाइन आपको आई है एक्सप्लेनेशन के लिए, आपने उस लाइन को अपने वर्ड्स में लिखना है. उस लाइन को अपने वर्ड्स में लिखने के बाद आपने पूरी पोएम की समरी डिस्कस करनी है. उसके बाद अगर आप अपनी पोएम की एक्सप्लेनेशन को बहुत आउटस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि उस पोएम को अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर अप्लाई कर दें. जैसे आप ये कह सकते हैं कि एज इन आवर एवरीडे लाइफ व्हेन वी वर चाइल्ड वी एंजॉयड द ब्यूटी ऑफ नेचर, but no we have involved or we have indulged in everyday's activities and we don't have enough time to give to the beauty of nature, or we have no time to spend in the beauty of nature nowadays. अपने ऊपर अप्लाई करने. उसके बाद आपने फिगर ऑफ स्पीच लिख देने हैं कि एलिट्रेशन कौन सी है, राइमिंग स्कीम कौन सी है, इसमें पर्सोनिफिकेशन अगर कोई यूज हुई है तो वो क्या है, इमेजरी कहाँ पे यूज हुई है. आपने उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच लिख देना है और आपकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी. समरी को देखें पोएम की, जस्ट पैराफ्रेज करें, लाइन को अपने वर्ड्स में लिखें, नीचे समरी लिखें, फिगर ऑफ स्पीच लिखें, ट्रांसलेशन का आपका क्वेश्चन कंप्लीट. विलियम वर्ड्सवर्थ की इस पोएम में एक क्वेश्चन है. वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर, नेचर की कौन सी बात कर रहे हैं इस पोएम में. दूसरा क्वेश्चन इसमें ये हो सकता है कि वर्ड्सवर्थ जो है वो चाइल्डहुड में और अडल्टहुड में नेचर का क्या इन्फ्लुएंस है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अडल्टहुड एंड चाइल्डहुड. आप इसे देख के अडल्टहुड में ह्यूमन जो है वो नेचर को एंजॉय नहीं कर पा रहा, चाइल्डहुड में ह्यूमन नेचर को एंजॉय कर सकता था. एडल्टहुड में क्या है कि ह्यूमन मैकेनिकल लाइफ में बिजी हो गया, नो ही डजंट हैव इनफ टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. एंड व्हाट अबाउट द चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में वी पीपल हैव इनफ टाइम टू गिव टू द ब्यूटी ऑफ नेचर. वी हैव we have a celestial light in our eyes to look at the things from a divine paradigm. डिवाइन पैराडाइम से एक हम चीज़ों को देख सकते थे, बेहतर तरीके से हम ब्यूटी ऑफ नेचर को एंजॉय कर सकते थे. ये हम बात कर सकते हैं किसके ऊपर, वर्ड्सवर्थ के ऊपर, एज ए डिफरेंस बिटवीन अडल्टहुड एंड चाइल्डहुड. दो क्वेश्चन इसमें से बनने, आपने टू क्वेश्चंस को देखना है. अगर मैं देखूंगा इनके ऊपर मटेरियल हुआ तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा. एक्सप्लेनेशन इशू ही कोई नहीं है. आपको इतना बड़ा स्टेंजा आना है, आपको पता चल जाएगा कि इसमें मतलब क्या है, बात क्या हो रही है. आपने इतना तो लेक्चर देख के पढ़ लिया होगा. पैराफ्रेज कीजिएगा अपने वर्ड्स में लिख के उस स्टेंजा को, उसके बाद आप उसकी एक्सप्लेनेशन शुरू कर दीजिएगा. समरी लिख दीजिएगा और फिगर ऑफ स्पीच लिख के कंक्लूड कर दीजिएगा. क्लियर. अगली स्लाइड देखते हैं. Okay, look at this seventh stanza. Probably इस स्टेंजा के अंदर आपको मिलेगा कि वर्ड्सवर्थ जो है ही probably visit his friend एस टी कॉलरेज, अपने फ्रेंड एस टी कॉलरेज के घर गया है और वहाँ पे उसने एस टी कॉलरेज के बेटे को देखा है who is playing with his toys, जो कि अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है. अब वर्ड्सवर्थ उसको देख के ये पूरा स्टेंजा एस टी कॉलरेज के बेटे के ऊपर लिखता है. उसे क्या कहता है, behold the child among his new born blesses. अब आपको एक बात बताऊं कि पोइट्स के पास पोइटिक लाइसेंस होता है. पोइटिक लाइसेंस क्या है, वो अपनी मर्जी से राइम एंड रिदम को मैच करने के लिए वर्ड्स के स्पेलिंग्स चेंज कर देते हैं. जहाँ पे ब्लेसिस की जगह उसने ब्लिसेस लिख दिया. क्यों, क्योंकि उसने थर्ड लाइन में जो लास्ट वर्ड है लाइज, उसके साथ ब्लिसेस लाइज, इसके साथ उसे राइम करवाना था. अब देखें, बिहोल्ड द चाइल्ड अमंग हिज न्यू बॉर्न ब्लेसेस. पोइट क्या कह रहा है, एक बच्चा है जिसे उसने थामा हुआ है और वो बच्चा क्या है, नया नया इस दुनिया में आया है. ही इज न्यू बॉर्न, ही इज नॉट सो ओल्ड इन दिस वर्ल्ड, रेदर क्या है, ही इज न्यू बॉर्न चाइल्ड.
A 6 year डार्लिंग, एक 6 साल का प्यारा बच्चा। आप ए पिग्मी साइज, पिग्मी कहते हैं गिट्ठे, छोटे साइज को। कहता है बच्चा क्या है, 6 साल का बच्चा है, छोटे से कद का है। सी, देखो, वेयर मिड वर्क ऑफ हिज ओन हैंड्स ही लाइज। कहते हैं वेयर, देखो कहाँ, मिड वर्क ऑफ हिज ओन हैंड्स, उसके अपने हाथों का काम दरमियान में पड़ा है। ही लाइज, जो वो कर रहा है। क्या है, बच्चा खिलौनों के साथ, प्रोबेबली द बॉय इज प्लेइंग विद द टॉयज, बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा है। और उसका खेलना जो क्या है, वो लंबे टाइम से खेल रहा है और अब उसके काम का मिड चल रहा है, सेंटर चल रहा है। फ्रेटेड बाय स्लाइस, फ्रेटेड क्या है, परेशान है। बाय स्लाइस ऑफ हिज मदर्स, किसी उसकी माँ के उसे बार बार चूमने से। क्या है, बच्चे की माँ उसे जब बार बार चूम रही है तो क्या है, द बॉय गेट्स इरिटेटेड, बच्चा परेशान हो रहा है। आप अगर छोटे बच्चे को आपने ऑब्जर्व किया हो तो क्या है, वेन एवर यू स्टार्टेड किसिंग दैट चाइल्ड ही अल्टीमेटली फील अ सॉर्ट ऑफ इरिटेशन, उसे इरिटेशन होती है। और वो बच्चा भी इरिटेट हो रहा है, परेशान हो रहा है अपनी माँ के बार बार उसको चूमने से। अब आगे देखें, वो कहते हैं विद लाइट अपॉन हिम फ्रॉम हिज फादर्स आइज, उसका बाप उसे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा है। बच्चे की डिपिक्शन कर रहा है जो कि खेल रहा है, अपना काम कर रहा है, उसकी माँ उसको चूम रही है और उसका बाप उसको मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा है। सी एट हिज फीट, उसके पाँव की तरफ देखो। सम लिटिल प्लेन आर चार्ट, क्या है, बच्चे के पाँव पे उसके कुछ खिलौने पड़े हैं, कुछ प्लेन पड़े हैं, कुछ चार्ट्स पड़े हैं जिनके ऊपर बच्चा खेल रहा है। सम फ्रेगमेंट फ्रॉम हिज ड्रीम ऑफ ह्यूमन लाइफ, सम फ्रेगमेंट फ्रॉम हिज ड्रीम ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान की जिंदगी के कुछ ख्वाब जो हैं वो उसकी खुशबू को महसूस कर रहा है। उसकी ख्वाब में क्या है, इंसानी जिंदगी के कुछ खुशबुएं हैं। इट मीन्स ही इज लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी से वो सीख रहा है। और क्या है, सम फ्रेगमेंट्स फ्रॉम हिज ड्रीम्स, उसके ख्वाबों की महक ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी के। इसका मतलब है इज लर्निंग समथिंग फ्रॉम ह्यूमन लाइफ, ही ट्राइज टू इनहेंस हिज नॉलेज फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी तजर्बे से सीखने की वो कोशिश कर रहा है। शेप्ड बाय हिमसेल्फ विद न्यूली लर्न आर्ट, शेप्ड बाय हिमसेल्फ, उसने सीखा है, तश्कील दिया है, विद न्यूली लर्न आर्ट, जो उसने आर्ट अभी अभी सीखा है। क्या है, 6 साल का बच्चा है, ही इज इन हिज इनिशियल स्टेज ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी की इनिशियल स्टेज में है। ही ट्राइज टू लर्न समथिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो इंसानी जिंदगी के तजर्बों से कुछ सीख रहा है, उसने अभी अभी कुछ सीखा है। अ वेडिंग और ए फेस्टिवल, प्रोबेबली ही हैज विजिटेड अ वेडिंग और ए फेस्टिवल, या उसने किसी त्योहार से सीखा है या उसने किसी शादी से सीखा है। ए मॉर्निंग और ए फ्यूनरल, या वो किसी सोग पे गया था या वो किसी के डेथ पे गया था, किसी के फ्यूनरल पे गया था, किसी के मौत पे गया था। एंड दिस हैथ नो हिज हार्ट, और अब वो अपने पूरे दिल के साथ। एंड अनटू दिस ही फ्रेम्स हिज सॉन्ग, उसके ऊपर या उसकी बिना पर वो अपना गाना गा रहा है। आपने एक बच्चे को ऑब्जर्व किया होगा कि वो क्या कहते हैं, वर्ड्सवर्थ कहते हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा जो है वो इंसान का बाप है। और वो ये वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो लर्निंग एबिलिटी है डेट इज फार मोर एज कंपेयर टू द नॉर्मल मैन, नॉर्मल मैन से ज्यादा एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी जो है वो एक चिल्ड्रन के अंदर है, एक बच्चे के अंदर होती है। अब वर्ड्सवर्थ क्या कह रहे हैं कि बच्चा जो है वो एक न्यू आर्ट सीख के आया है, या वो किसी की फोतकी पे गया था या किसी त्योहार पे या किसी मॉर्निंग पे गया था, सोग पे गया था, और अब वो पूरी डेप्थ के साथ, अपने पूरे हार्ट के साथ, पूरे दिल के साथ वो मगन होके वो गाना गा रहा है। वेडिंग पे जाएं या फेस्टिवल पे जाएं तो वहां भी सॉन्ग्स होते हैं। आप किसी मॉर्निंग पे जाएं, फ्यूनरल पे, तो वो भी कोई उनकी रेसिटेशंस होती हैं, दीज आर आल्सो काइंड ऑफ सॉन्ग्स। तो क्या है, बच्चे ने वहां पे कुछ देखा है, कुछ सीखा है, अब क्या करे, नो ही ट्राइज टू इमिटेट दोज सॉन्ग्स, उन गानों को कॉपी करने की बच्चा कोशिश कर रहा है। एंड अनटू हिज ही फ्रेम्स हिज सॉन्ग, उसकी मदद से उसने अपना एक गाना बनाया है। देन विल ही फिट हिज टंग, उसने फिर क्या अपनी जुबान से उसको
सीख लिया है, उसकी जुबान पे वो वर्ड्स आ गए हैं जो कि गाने के अल्फाज थे। टू डायलॉग्स ऑफ बिजनेस लव आर स्ट्राइफ, कहते हैं टू डायलॉग्स ऑफ बिजनेस, उसने अपने फादर से प्रोबेबली ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम हिज फादर रिगार्डिंग बिजनेस, अपने बाप से उसने कारोबार के रिलेटेड कुछ डायलॉग सीख लिए हैं, लव मोहब्बत के कुछ डायलॉग सीख लिए हैं, और स्ट्राइफ या गुस्से के। बच्चा क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। कहता है बच्चे ने क्या किया, बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है, किसी वेडिंग से किया है, किसी मॉर्निंग से किया है, अपने फादर से प्रोबेबली किया हो, उसने कुछ बिजनेस के डायलॉग सीख लिए हैं, कुछ लव के सीख लिए हैं, कुछ गुस्से के सीख लिए हैं। बेसिकली पोएट इज एक्नॉलेजिंग द लर्निंग एबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड, कि बच्चा जो है वो अपनी लर्निंग स्टेज पे है, और अब वो क्या कर रहा है, ही इज लर्निंग समथिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे वो सीख रहा है। बट इट विल नॉट बी लॉन्ग, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। ईयर दिस बी थ्रोन असाइड, फिर वो इन सारी चीजों को एक तरफ फेंकेगा। एंड विद न्यू जॉय एंड प्राइड, और नए शौक, नई खुशी और नए फख्र के साथ। द लिटिल एक्टर कॉन्स अनदर पार्ट, छोटा एक्टर, छोटा अदाकार कोई और काम शुरू कर देगा। इसमें वो क्या बता रहा है, इन दीज लाइन्स ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द अनस्टेबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन और फीलिंग्स ऑफ द चिल्ड्रन, अनस्टेबिलिटी ऑफ द फीलिंग्स ऑफ चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं कि जो बच्चा होता है उसके इमोशंस जो हैं, दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी इन देम, उनके अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, रेदर दीज आर अनस्टेबल। ये इमोशंस क्या हैं, अनस्टेबल हैं। और अनस्टेबल होने की वजह से क्या है, वो कभी गाने, कभी अपने चार्ट्स के साथ खेलते हैं, उसके बाद कभी वो वेडिंग के जो गीत उसने सीखे हैं वो गाना शुरू कर देते हैं, कभी वो बिजनेस के, मोहब्बत के और लड़ाइयों के जो डायलॉग्स हैं वो बोलना शुरू कर देता है। फिर जब वो इन सब से फेड अप हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, वो एक नया अदाकारी शुरू कर देता है, वो एक नया गेम शुरू कर देता है। फीलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम हिज ह्यूमरस स्टेज, फीलिंग भरते हुए फ्रॉम टाइम टू टाइम वक़्त के साथ हिज ह्यूमरस स्टेज, उसकी हिस्से मजाक, उसकी मजाक करने की जो सलाहियत है वो वक़्त के साथ भरते हुए। विद ऑल हिज पर्सन टोन टू पेलसाइड एज, पेलसाइड एज होता है बुढ़ापे की मदद, बुढ़ापे की उम्र। कहते हैं फिर क्या, विद ऑल द पर्सन, तमाम शख्सों की, डोन टू, तमाम शख्सियात की, डोन टू पेलसाइड एज, बढ़ापे की उम्र तक। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा इमिटेशन करेगा, कॉपी करेगा, किसको, बूढ़े लोगों को। दैट लाइफ ब्रिंग्स विद हर इन हर इक्विपेज एज इफ द होल वोकेशन वर एंडलेस इमिटेशन, कहते हैं उसके लिए ये सारी जिंदगी जो है वो एक तमाशा है, ऐसे है कि जैसे वो पूरी जिंदगी लोगों की नकल उतारता रहेगा। ये इसमें नॉन सीरियसनेस ऑफ ए चिल्ड्रन को डिस्कस कर रहा है कि हमारे पास क्या है, वी हैव अ लॉट ऑफ वरीज, अ लॉट ऑफ टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन। हम वी आर फेसिंग टू मच डिप्रेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। वी आर लिविंग अ मैकेनिकल लाइफ, अ मोनोटोनस लाइफ, डल एंड बोरिंग लाइफ। हम डल एंड बोरिंग लाइफ जी रहे हैं, और चाइल्ड क्या कह रहे हैं, द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन इज फार बेटर देन आवर कंडीशन, और वो बच्चे की कंडीशन जो है वो हमारी कंडीशन से बेहतर क्यों है, क्योंकि उसके पास करने को वैरायटी ऑफ वर्क्स हैं। कभी चार्ट्स के साथ खेलते हैं, कभी क्या करता है, फ्यूनरल के गीत गाता है, कभी डायलॉग्स बोलता है, कभी लोगों को इमिटेशन करता है, कभी कुछ करता है। उसकी जिंदगी के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा वैरायटी है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। और उसे अगर आप अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करें तो आपकी लाइफ में मोनोटनी है, जो आप 1 साल से जॉब कर रहे हैं, आप 30 साल बाद भी वही करेंगे, कोई चेंज, कोई थ्रिल आपकी लाइफ में नहीं है। तो वो बच्चे की लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं एडल्ट लाइफ के साथ कि दैट लाइफ इज फार बेटर देन आवर लाइफ, ये जिंदगी हमारी जिंदगी से कहीं बेहतर है। तो इस टेंजा में पोइट क्या कर रहा है, कीट्स के बेटे को ऑब्जर्व कर रहा है और उसकी एक्टिविटीज को नरेट कर रहा है वो अपनी पोइट्री में। क्लियर है? ओके, अब पोइट क्या कर रहा है, पोइट उस बच्चे को एड्रेस कर रहा है जो कि अभी कुछ देर पहले डिफरेंट किस्म की गेम्स खेल रहा था। पोइट क्या कहता है ये देखते हैं। क्या कहता है,
कहता है दो लिटिल चाइल्ड, अगरचे ए छोटे लड़के, जस्ट अ सेकेंड, यस, कहता है दो हुज एक्सटीरियर सेम्बलेंस डॉथ बेलाई, दो अगरचे हुज एक्सटीरियर उसका बाहर वाला हिस्सा या उसका जिस्म, सेम्बलेंस डॉथ बिलाई वो बहुत छोटा है। कहता है कि ए बच्चे, अगरचे कि तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी बॉडी जो है वो बहुत छोटी है, वो बहुत मामूली है, उसका साइज बहुत थोड़ा है। दाई सोल्स इमेंसिटी, दाई मतलब दाई कहते हैं योर्स को, तुम्हारी, दो कहते हैं अगरचे को, दाई तुम्हारी, सोल रूह, सोल्स इमेंसिटी तुम्हारी रूह बहुत बड़ी है, इमेंस होता है ह्यूज, इमेंस से ये वर्ड लिया गया इमेंसिटी। वो उस बच्चे को एड्रेस करता है कि अगरचा कि तुम्हारा जिस्म छोटा है लेकिन तुम्हारी रूह बहुत बड़ी है। आगे के कहते हैं द बेस्ट फिलोसफर, अगरचा कि तुम सबसे बेहतर फलसफी हो, फिलोसफर हो, who yet dost keep the heritage, who yet जो अब dost keep रखता है the heritage विरसा। कहते हैं तुम सबसे अजीम फिलोसफर हो जिसके पास विरसा है। पोइट फिलोसफर क्यों कह रहा है उस बच्चे को? क्योंकि पोइट को लगता है कि जो ये बच्चा जानता है वो मैं नहीं जानता। बच्चा क्या है? चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा जो कुछ जानता है, उसका जो नॉलेज है, ही हैज अ सेलेशियल लाइट, उसके पास सेलेशियल लाइट है, डिवाइन लाइट है। ही हैज मेमोरीज फ्रॉम द हेवन, जो जन्नत से मेमोरीज हैं वो उसके साथ हैं। तो उसके पास जो नॉलेज है, अर्थली हेवनली नॉलेज है, वो हमारे पास नहीं है। उस हेवनली नॉलेज की बेस के ऊपर वो बच्चे को कहता है कि तुम सबसे बेहतर फिलॉसफी हो, फलसफी हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो नॉलेज है, तुम्हारे पास जो विरसा है, दो आई अमंग द ब्लाइंड, उससे हमारी आंखें अंधी हैं। पोइट बच्चे को कहता है कि तुम्हारे पास जो विरसा है, जो तुम अपने साथ सिलेशियल लाइट लाए हो, मेमोरीज फ्रॉम हेवन लाए हो, हम वो नहीं देख सकते। आर आईज आर ब्लाइंड टू सी द हेरिटेज दैट यू हैव ब्रॉट फ्रॉम द हेवन। तुम जन्नत से जो विरसा लेके आए हो, हमारी आंखें उसको देखने से अंधी हैं, हम नहीं देख सकते। डेट डेफ एंड साइलेंट, क्या कहते हैं? तुम बहरे हो और खामोश हो। डेफ क्यों कहता है? कहता है कि तुम बहरे इस वजह से हो कि तुम दुनिया की जो लेविश लाइफ है, जो मैकेनिकल लाइफ है, जो मोनोटनस लाइफ है, तुम उसको नहीं सुनते, तुम दुनिया की बिजीनेस को नहीं सुन सकते, तुम अंधे हो। रीड्स द इटरनल डीप हॉन्टेड फॉर एवर बाय द इटरनल माइंड। कहता है कि हमारा माइंड जो है वो इटरनल है और उसकी गहराइयों की में जो मैकेनिकल लाइफ की बोर्डम है, तुम उसको फील नहीं कर सकते। इसलिए तुम क्या, उस बोर्डम को फील नहीं कर सकते अपने इटरनल माइंड से, इसलिए तुम उस डेफ हो, तुम खामोश हो, तुम बहरे हो। माइटी प्रॉफिट, तुम नबी हो, प्रॉफिट हो तुम। सीयर ब्लेस्ड, सीयर क्या होता है? जिसे सेज कहते हैं, जिसके ऊपर गॉड का मैसेज आता है। प्रॉफिट भी वही होता है जिसके ऊपर गॉड का मैसेज आता है। कहता है तुम्हारे पास हेवनली नॉलेज है, इसलिए तुम ही प्रॉफिट हो, तुम ही सेज हो। आगे कहता है ऑन होम दोज ट्रूथ डू रेस्ट, क्योंकि तुम उन हकीकतों से आशना हो, तुम्हें उन राजों का पता है। यू नो द हेवनली ट्रूथ्स, यू नो द रियलिटी ऑफ योर एग्जिस्टेंस, योर सोल हैज ए नॉलेज ऑफ हेवन। आपके पास वो सारा इल्म है, आप उन सारी हकीकतों से, ट्रूथ से फेमिलियर हो जिनसे हम फेमिलियर नहीं है, इसलिए आप क्या हो? प्रॉफिट हो। आप क्या हो? सेज हो। विच वी आर टॉयलिंग ऑल ओवर लाइफ टू फाइंड, कहता है जिसको ढूंढने के लिए हम सारी जिंदगी कोशिश करते हैं। कहता है तुम उन सारी हकीकतों से आशना हो जिसे मैं तलाश कर रहा हूं अपनी पूरी जिंदगी से। पोइट आपने अर्ली स्टेंजास में देखा था कि पोइट उस सेलेशियल लाइट को मिस कर गया है, उसे वो तलाश कर रहा है जो कि उसके पास बचपन में होती थी। वो कहता है कि जिस रोशनी को, जिस नॉलेज को मैं ढूंढने के लिए अपनी सारी लाइफ सफर किया है, वो नॉलेज तुम्हारे पास है। तो इसलिए तुम क्या हो? तुम प्रॉफिट हो, तुम हकीकतों को जानने वाले हो। इन डार्कनेस लास्ट, कहते हैं वो रोशनी कहीं खोर गई है। इन डार्कनेस तरीकी में, लॉस्ट गुम हो गई है। द डार्कनेस ऑफ द ग्रेव, वो कब्र की अंधेरे में गुम हो चुकी है। अब क्या है?
ग्रेव में चली गई है, इट मीन्स दैट लाइट विल नेवर कम बैक, अब वो रोशनी कभी नहीं आएगी। द काइंड ऑफ लाइट विच आई हैड इन माई चाइल्डहुड, आई हैड बरीड दैट लाइट इन द ग्रेवयार्ड, मैंने कब्रिस्तान में वो रोशनी दफना दी है, वो रोशनी कब्र में चली गई है, मैंने उसे खो दिया है जो कि तुम्हारे पास है। दो ओवर होम दाई इमोर्टेलिटी, कहता तुम्हारे पास जो रोशनी है, जो नॉलेज है, वो इमोर्टल है। ब्रॉड्स लाइक द डे अ मास्टर और ए स्लेव, कहता तुमने उसके ऊपर के साथ मास्टर और स्लेव का रिश्ता कायम कर लिया है, मतलब तुमने उस रोशनी के ऊपर अपना होल्ड जो है उसे मेंटेन कर लिया है, तुम उस रोशनी के मास्टर हो और वो तुम्हारी स्लेव है। इसका मतलब क्या है कि तुम उन सारे सीक्रेट्स को, रियलिटीज को जानते हो जो कि हेवनली रियलिटीज हैं और जिनको मैंने खो दिया है और मैं उनको तलाश कर रहा हूँ, जिनसे मैं फेमिलियर नहीं हूँ। आपके पास वो सारी रियलिटीज हैं, इसलिए आप क्या हो, यू आर ए प्रॉफिट, सीयर एंड ब्लेस्ड, आप जानने वाले हो, सेज हो, प्रॉफिट हो। ब्रॉड अ प्रेजेंस विच इज नॉट टू बी पुट बाय, कहता अ प्रेजेंस, ये वो प्रेजेंट है, वो हकीकत है, विच इज नॉट टू बी पुट बाय, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कहता ये वो हकीकत है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दो लिटिल चाइल्ड, अगर चाह के तुम छोटे बच्चे हो, यू आर ए लिटिल चाइल्ड, ऑल्दो यू आर ए लिटिल चाइल्ड येट ग्लोरियस इन द माइट, लेकिन तुम्हारा रुतबा बहुत बड़ा है। वो कहता है कि although you are a little boy but your glory is high and mighty, तुम्हारा जो रुतबा है वो क्या है, वो बहुत बड़ा है। of heaven born freedom on thy being's height, of heaven born freedom, तुम्हारे पास वो आजादी है जो कि तुम्हें वहां से मिली जहां से तुम आए हो। क्या है, यू आर born with innate freedom, आपके पास बाय बर्थ आजादी है। यू आर फ्री टू डू द थिंग्स दैट यू लाइक, आप उन चीजों को कर सकते हो जिनको आप पसंद करते हो। ऑन दाई बींग्स हाइट, और कहां से आपने ये लिया है, बुलंदी से, आसमानों से। कहते तुम आसमानों से अपने साथ आजादी लेके आए हो, फ्रीडम लेके आए हो, इसलिए कि तुम्हारा हाइट, बेशक तुम्हारा कद छोटा है, तुम बच्चे हो, लेकिन क्या है, तुम्हारी अजमत बहुत ज्यादा है। वाई विथ सच अर्नेस्ट पेन दोस्त दो प्रवोक द ईयर्स टू ब्रिंग द इनएविटेबल योग, कहते हैं कि तुम इतने बड़े स्टेटस, इतनी डिग्निटी के साथ उन सालों को, द ईयर्स टू ब्रिंग द इनएविटेबल योग, तुम उन सालों की तरफ क्यों जा रहे हो जो तुम्हारे लिए परेशानियां लेके आ रहे हैं। क्या कहता है कि तुम, वो बेसिकली ही इज क्वाइट वरीड बिकॉज द बॉय इज गेटिंग टूवर्ड, बॉय इज रीचिंग टूवर्ड्स द एज ऑफ एडोलेसेंस, बच्चा अपनी बलूगत को पहुंच रहा है, और पोइट परेशान है कि आने वाले साल जो हैं, द ईयर्स टू ब्रिंग, आने वाले साल ला रहे हैं, द इनएविटेबल योग, नाकाबले फरामोश परेशानियां, जंजीरें। कहते हैं आने वाले साल तुम्हारे लिए नाकाबले फरामोश जंजीरें ला रहे हैं, बेड़ियां ला रहे हैं जो तुम्हें जकड़ लेंगी। इसका मतलब क्या है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैकेनिकल लाइफ तुम्हें क्या, एक बेड़ियों की तरह जकड़ लेगी, और वो लाइट जो तुम्हारे पास है, तुम, यू विल लॉस्ट दैट डिवाइन लाइट, तुम उस रोशनी को खो दोगे। दस ब्लाइंडली विद द ब्लेस्डनेस एट स्ट्राइफ, कहता तुम अपनी ब्लेसनेस जो है उसको परेशानी में क्यों डाल रहे हो। कहता तुम जब बड़े होगे तो तुम्हारी जो डिवाइन सेलेशियल लाइट है वो खो जाएगी, तो तुम क्यों अपनी ब्लेसनेस को परेशानी में डाल रहे हो बड़ा होके। पोइट चाहता है कि उसकी एज रुक जाए, वो बड़ा ना हो, क्योंकि वो द काइंड ऑफ लाइफ दैट ए चाइल्ड इज स्पेंडिंग, पोइट इज अनएबल टू स्पेंड दैट टाइम, वो उस वक्त को नहीं गुजार सकता जो कि वो बच्चा गुजार रहा है। फुल सोन, बहुत जल्दी, दाई सोल, तुम्हारी रूह, शैल हैव हर अर्थली फ्राइट, कहते तुम्हारी रूह जो है वो बड़ी जल्दी जमीन के साथ घुल मिल जाएगी, जमीन में मिक्स हो जाएगी, जमीन वालों के साथ, जमीन के साथ, अर्थ के साथ आशना हो जाएगी। फिर क्या होगा, जब तुम जमीन में इन्वॉल्व हो जाओगे, अर्थली फ्राइट्स में इन्वॉल्व हो जाओगे, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, यू विल लॉस्ट दैट सेलेशियल लाइट, तुम उस रूहानी रोशनी को खो दोगे। एंड कस्टम लाई अपॉन दे विद अ वेट, एंड कस्टम्स और रस्मो रिवाज लाई अपॉन दे, जो कि जमीन में मौजूद हैं, विद अ वेट, उनका वजन तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा।
कहता है जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम जमीन के जो कस्टम्स ट्रेडिशंस और वैल्यूज हैं तुम्हें उनको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। हैवी एज फ्रॉस्ट एंड डीप ऑलमोस्ट अ लाइट, हैवी एज फ्रॉस्ट जो कि सरमा की तरह बारी होंगे। देखें इंग्लैंड में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है और सर्दी की वजह से क्या है, मिलियन ऑफ पीपल वर अल्टीमेटली लॉस्ट देयर लाइफ। लाखों लोग अपनी जिंदगी को खो देते हैं किसकी वजह से, सर्दी की वजह से। एंड डीप ऑलमोस्ट ए लाइफ, और जिंदगी किस जैसी गहरी होगी। अब पोएट उसे थ्रेटन कर रहा है, पोएट इज थ्रेटनिंग द चाइल्ड दैट वेन एवर यू ग्रोज लॉन्ग, वेन एवर यू वेन एवर यू रीच टूवर्ड्स द एज ऑफ एडोलेसेंस, तब क्या होगा, यू विल बी इनकेज्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज घेर लेंगी। और क्या होगा, यू विल ऑल्सो बी इंडल्ज्ड इन अ मैकेनिकल लाइफ, तुम एक मैकेनिकल लाइफ में खुद को जाया कर दोगे। हैवी एज फ्रॉस्ट, येलो एज हनी, रेड एज वाइन, मैंने आपको बताया था ये सिमली है। हैवी एज फ्रॉस्ट, सरमा की तरह भारी, ये सिमली है। डीप ऑलमोस्ट एज लाइफ, जिंदगी की तरह गहरी, अगेन सिमली है। लास्ट स्टेंजा में क्या कर रहे, पोएट सिमली यूज कर रहे हैं। इसकी लास्ट पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। फर्स्ट, माइट हाइट राइमिंग स्कीम ए ए, प्रोवोक शोक बी बी, स्टाइफ्राइट सी सी, वेट लाइफ क्या है, डी सी। फ्राइड लाइफ मिलता है, वेट नहीं मिलता, इसलिए क्या है, डी सी। राइमिंग स्कीम क्या हुई, ए ए बी बी सी सी डी सी। ये म्यूजिकल टच दे रहा है पोएट किसको, इन लाइंस को। बाकी राइमिंग स्कीम आप खुद ही देख लीजिएगा, शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं हर लाइन की राइमिंग स्कीम को कवर नहीं कर सकता। ओके, इस टेंजा को अब पढ़ते हैं। कहते हैं ओ जॉय, अब वो क्या कर रहा है, खुशी को एड्रेस कर रहा है, जॉयनेस को, हैप्पीनेस को एड्रेस कर रहा है। कहता है ओ जॉय, ओ खुशी, डेट इन आर एम्बर्स, जो कि हमारे अंदर मौजूद है। इज समथिंग, ये वो है, डेट डॉट अलाइव, जो कि अभी जिंदा है। अब पोइट क्या कह रहा है कि जब हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है तो इसमें एक चीज ऐसी होती है जो कि हमारे साथ जिंदा है। डेट नेचर येट रिमेंबर्स, डेट नेचर, नेचर क्या है, वो डिवाइन लाइट है जो कि सिलेशियल लाइट है जो कि हमारे साथ बचपन में आई थी। कहता है डेट नेचर येट रिमेंबर्स, कहता है डेट नेचर, ये वो नेचर है, वो खूबसूरती है, येट रिमेंबर्स, जिसे हम अभी भी याद रखते हैं। व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव, जो कि हमारे साथ मौजूद है। फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है कि आप इसे कह सकते हैं धुंधली आवारा, कभी आती है कभी जाती है। धीमी धुंधली यादें, व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव, जो कि धुंधली यादों की तरह हमारे साथ मौजूद है। द थॉट ऑफ आवर पास्ट ईयर्स इन मी, द थॉट्स, ख्याल, ऑफ आवर पास्ट ईयर्स, हमारे गुज़िश्ता सालों के, इन मी, मेरे अंदर, डॉथ ब्रीड परपेचुअल बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन दुआ की तरह। कहता है वो मेरे ऊपर एक डिवाइन लाइट की तरह, एक स्पिरिट की तरह वो मेरे अंदर मौजूद है। पोइट ये कहता है कि जब मैं पास्ट ईयर्स को, पुराने सालों की यादों को देखता हूँ तो क्या होता है, डेड डॉट ब्रीड, मैं भर जाता हूँ परपेचुअल बेनिडिक्शन, एक स्पिरिचुअल कंडीशन में, एक रूहानी एहसास के साथ। पोइट कहता है कि मैं एक रूहानी एहसास के साथ भर जाता हूँ जब मैं माजी की उन यादों को याद करता हूँ। नॉट इन डीड, इसलिए नहीं, फॉर डैट विच इज मोस्ट वर्दी टू बी ब्लेस्ड, कहता मैं उन चीज़ों के लिए ही नहीं गॉड का मशकूर, आई एम नॉट थैंकफुल आई एम नॉट थैंकफुल टू गॉड फॉर दोज थिंग्स, सिर्फ मैं इस चीज़ के लिए ही खुदा का थैंकफुल नहीं हूँ कि उसने मुझे पास्ट की मेमोरीज दी, बल्कि मैं इस चीज़ के ऊपर भी गॉड का थैंकफुल हूँ। डिलाइट एंड लिबर्टी, डिलाइट खुशी के लिए, लिबर्टी आज़ादी के लिए, द सिंपल क्रीड ऑफ चाइल्डहुड, और बचपन की मासूमियत के लिए। अब पोइट क्या कर रहे हैं, पहले मौन करने के बाद इस स्टैंजा में वो गॉड का शुक्र अदा कर रहा है, ही इज थैंकफुल टू गॉड, वो खुदा का शुक्र गुजार है, बिकॉज गॉड हैज ब्लेस्ड हिम विद डिलाइट, लिबर्टी एंड सिंपल क्रीड ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की जो
मासूमियत है उसके साथ खुदा ने उसे नवाजा। वेदर बिजी और एट रेस्ट, कहते हैं जब मसरूफ हो या आराम कर रहे हो। ऑफ चाइल्डहुड, बचपन में, सॉरी, विद न्यू फ्लैश्ड होप स्टिल फ्लटरिंग इन हिज ब्रेस्ट। ब्रेस्ट किसे कहते हैं? चेस्ट को, छाती को। कहते हैं आपके जिस्म में या आपकी छाती के अंदर या आपके सीने के अंदर एक ताज़ा उम्मीद होती है। अब क्या है, पोइट इज बेसिकली गिविंग द लेसन ऑफ होप। वो कहते हैं न्यू फ्लैश्ड होप, एक फ्रेश होप जो है, फ्लैश्ड होप, फ्रेश होप जो है, स्टिल फटरिंग, वो अभी भी मौजूद है, एग्जिस्ट करती है, इन हिज ब्रेस्ट, उसकी सीने में। नॉट फॉर दिस आई रेस, नॉट फॉर दिस, इनके लिए नहीं, आई रेस द सॉन्ग ऑफ थैंक्स, आई रेस द सॉन्ग ऑफ थैंक्स, मैं खुशी का गीत गाता हूँ, एंड प्रेज, और मैं खुदा की तारीफ करता हूँ। बट फॉर दोज ऑब्स्टिनेट क्वेश्चनिंग, बट फॉर दोज, उसके लिए ऑब्स्टिनेट क्वेश्चनिंग्स, जो मैंने उससे मुसलसल या मुतवातर सवालात किए। ऑफ सेंस एंड आउटवर्ड थिंग्स, ऑफ सेंस शऊर के बारे में, एंड आउटवर्ड थिंग्स, और बाहर की चीज़ों के बारे में। फॉलिंग फ्रॉम अस, जो कि हमसे दूर हो गई, वैनिशिंग, और ख़त्म हो गई। वैनिश का मतलब है तबाह होना, ख़त्म होना। ब्लैंक मिसगिविंग्स ऑफ ए क्रिएचर, मखलूक की मिसगिविंग्स की वजह से, खाली मिसगिविंग्स की वजह से। अब पोइट क्या कह रहा है, गॉड को थैंकफुल है। वो किस लिए? कि उसने गॉड से क्वेश्चन किए ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में, जिसे वो बचपन में फील कर सकता था थ्रू सेलेस्टियल लाइट, लेकिन पोइट अब उसको फील नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या है, ही इज थैंकफुल टू गॉड एंड ही इज प्रेइंग एंड ही इज बोइंग हिज हेड इन फ्रंट ऑफ गॉड। मूविंग अबाउट इन वर्ल्ड नॉट रियलाइज्ड, मूविंग अबाउट इन वर्ल्ड, मैं दुनिया में घूमता रहा, नॉट रियलाइज्ड, मुझे इस बात का एहसास नहीं रहा। हाई इंस्टिंक्ट्स बिफोर विच आर मॉर्टल नेचर डिड ट्रेम्बल लाइक अ गिल्टी थिंग सरप्राइज्ड। कहते हैं कि हाई इंस्टिंक्ट्स बिफोर, पहले जो इंस्टिंक्ट थी हमारी, हमारी जबिल्लत थी, हमारे जो आर सेल्फ था, विच आर मोर्टल नेचर, और हमारी वो नेचर थी जो कभी खत्म नहीं होनी थी। डिड ट्रेम्बल, वो कांपती है, लाइक अ गिल्टी थिंग, किसी ऐसी चीज की तरह जिसे किसी कोई गिल्ट हो, कोई रिग्रेट हो। कहता है हमारा इंस्टिंक्ट अंदर से कांप जाता है, वो चौंक जाता है, वो शॉक्ड हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है। किसकी तरह? हाई इंस्टिंक्ट बिफोर विच आर मॉर्टल नेचर डी ट्रेम्बल, हमारी नेचर कांप जाता है, लाइक अ गिल्टी थिंग, एक ऐसी चीज की तरह जिसे कोई सदमा हो। बट फॉर दोज फर्स्ट अफेक्शंस, लेकिन वो हमारी पहली मोहब्बत। पोइट क्या कहते हैं कि अब जब उसे कोई चीज नहीं मिलती, कोई डिवाइन लाइट नहीं मिलती, तो क्या होता है, वो अंदर से कांप जाता है। बट फॉर दोज फर्स्ट अफेक्शंस, लेकिन उसकी वो पहली मोहब्बत, पहला लगाओ, किसकी बात कर रहे हैं? इज टॉकिंग अबाउट द सिलेशियल लाइट बाय विच ही ऑब्जर्व्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। उस सिलेशियल लाइट की बात कर रहा है जिसकी हेल्प से वो ब्यूटी ऑफ नेचर को एंजॉय करता था। दोज शैडोई रिकलेक्शंस, शैडोई रिकलेक्शन, वो सायादार यादें। शैडोई जो मुबहम थी, धुंधली थी, अनक्लियर, वेग थी। रिकलेक्शंस यादें थी उसकी बचपन की, उनके साथ उसकी एक मोहब्बत है, एक उसका उसके साथ एक लगाव है। विच भी दे वांट दे मे, विच भी दे वट, वो क्या थे, दे मे, उसे याद नहीं है। आर येट द फाउंटेन लाइट ऑफ ऑल आर डे, शायद वो हमारे सारे दिन की रोशनी थी। और येट ए मास्टर लाइट ऑफ ऑल आर सीइंग, या जो हम देखते हैं ये उसकी रोशनी थी। अब पोइट को याद है कि वो कोई रोशनी थी, लेकिन उसे नहीं पता। वो कहते हैं इट माइट बी द लाइट ऑफ डे लाइट, या ये हमारी आंखों की, हमारी नजर से जो रोशनी थी, ये हो सकता है। अप होल्ड अस और चेरिश, अप होल्ड अस, हमें वो थामती है, हमें दिलासा देती है। And have power to make our noisy ear seem moments that being our eternal silence। कहते हैं कि क्या, and have power to make, उसके पास ताकत है, to make, बनाने की, और noisy ears, हमारे शोर वाले सालों को, seem moments in the being of eternal silence, हमेशा के लिए खामोश एक अब्दी नींद सुलाने की। कहते हैं वो रोशनी जब खत्म होगी तो उस रोशनी के खत्म होने के पास एक ताकत है कि वो हमारे दिन के शोर शराबे को एक मुकम्मल खामोशी में तब्दील कर दे। इसे ये क्या कह रहा है, प्रोबेबली ही इज पिक्चराइजिंग हिज डेथ, वो अपनी
डेथ को पिक्चराइज कर रहा है कि ये रोशनी जब खत्म होगी तो उसके बाद क्या होगा। इस रोशनी के अंदर एक ताकत है कि वो हमारे शोर को किस में तब्दील कर देगी, एक इटरनल साइलेंस में, एक लंबी खामोशी में। ट्रूथ दैट वेक टू पेरिश नेवर, ट्रूथ दैट वेक वो हकीकत जब जागेगी, टू पेरिश नेवर तो वो कभी खत्म नहीं होगी। विच नीदर लिस्टलेसनेस नॉर मैड एंडेवर्स नॉर मैन नॉर बॉय, बेसिकली नो ही इज रिमेम्बरिंग हिज डेथ। वो कहते हैं कि देयर विल बी अ लाइफ आफ्टर दिस लाइफ, इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी होगी जब हर तरफ खामोशी होगी और वो हकीकत जिसे हम कभी खत्म नहीं कर सकते, पेरिश नहीं कर सकते, वी विल गॉट दैट ट्रूथ, हम उस हकीकत को पा लेंगे। नॉर ऑल डैट इज एनिमिटी विद जॉय, नॉर ऑल डैट इज, कहते ये सब नहीं है एनिमिटी विद जॉय, खुशियों की दुश्मन, कहते वो खुशियों की दुश्मन नहीं होगी। कैन अटरली अबॉलिश और डिस्ट्रॉय, ना ही वो हमें मुकम्मल तौर पर तबाह करेंगे या वो हमें खत्म करेगा। लाइफ आफ्टर डेथ की बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा कि हमारी डेथ के बाद हमारी सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी या हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हैंस इन अ सीजन ऑफ कॉम वेदर, हैंस इज अ सीजन अगरचा कि वो मौसम होगा, ऑफ कॉम वेदर एक पुरसकून मौसम होगा, वो पुरसकून मौसम का एक सीजन होगा। दो इनलैंड फॉर वी बी आर सोल्स हैव साइट ऑफ दैट इमोर्टल सी, कहता है हमारी रूह जो है साइट, वो देखेगी, दीदार करेगी, उसको देखेगी ऑफ डैट इमोर्टल सी, उस समुंदर को जो कि बहुत बड़ा है। ये लाइफ आफ्टर डेथ की बात कर रहा है कि हमारी सोल जब ऊपर चली जाएगी, हेवन में चली जाएगी, तो वो उस इमोर्टल सी जो कभी खत्म नहीं होगा उस समुंदर में जाएगी और वहां पे जाके उसको देखेगी, उसके साइट करेगी। विच ब्रॉट अस इधर कैन इन अ मूवमेंट ट्रेवल दिदर, कहता है विच ब्रॉट अस इधर जो हमें करीब लाएगा, कैन इन अ मूवमेंट और एक लम्हे में, ट्रेवल दिदर किसी दूसरी तरफ सफर करेगा। ये क्या है, ये बेसिकली बात ये कर रहा है कि एक लम्हे में वो यहाँ पर होगी और दूसरे लम्हे में वो किसी और जगह का सफर करेगी। एंड सी द चिल्ड्रन और बच्चों को देखेंगे, स्पोर्ट अपॉन द शोर क्या खेलते हुए, एंड हियर द माइटी वाटर्स रोलिंग एवरी मोर और बुलंदी से क्या करेंगे, वो बच्चों को खेलते हुए देखेंगे। एंड हियर और सुनेंगे द माइटी वाटर्स ज्यादा सा पानी, रोलिंग एवर मोर बल खाता हुआ, या पानी के अंदर जो क्या कहते हैं आप उसको, पानी के बल खाने को आप वर्ड एक यूज करते हैं, आई हैव लॉस्ट द वर्ड इन माय माइंड, जस्ट मिस द वर्ड। कहते हैं एंड हियर द माइटी वाटर्स और हम बहुत ज्यादा पानी देखेंगे, रोलिंग एवरी मोर जो कि रोल करना होता है घूमना जाना, रोलिंग एवरी मोर जो कि घूम रहा होगा या चल रहा होगा। देन सिंग योर बर्ड सिंग सिंग यू जॉय सॉन्ग, कहते फिर गाओ परिंदों गाओ, सिंग अ जॉय सॉन्ग खुशी का गीत गाओ। एंड लेट द यंग लैम्स बॉन्ड, एंड लेट द यंग लैम्स और छोटे दुम्बों को, बॉन्ड्स एज द टेबर साउंड ड्रम की आवाज के ऊपर नाचने दो, कहता है गाओ गाओ खुशी का गीत गाओ और बच्चे दो इसको दुम मेमनों को क्या करो आप, मेमनों को ड्रम की आवाज पे रक्स करने दो, नाचने दो। ओके आगे देखें वो क्या कहते हैं, देन सिंग योर बर्ड सॉन्ग, देन सिंग गाओ, ये बर्ड सिंग परिंदों गाओ, सिंग अ जॉय सॉन्ग खुशी के गीत गाओ। एंड लेट द यंग लैम्स बाउंड एज टू टेबल साउंड और ड्रम की आवाज पे मेमनों को गीत गाने दो। वे इन थॉट विल जॉइन यू थ्रॉन्ग, हम अपने ख्यालों में तुम्हें ज्वाइन करेंगे, शिरकत करेंगे तुम्हारे साथ। ये डेट पाइप ये डेट प्ले, तुम जो पाइप बजाओगे, तुम जो गीत गाओगे। ये डेट थॉर यू डेट थ्रो योर हार्ट टूडे फील द ग्लैडनेस ऑफ मे, कहता है अपने पूरे खुशी के साथ, अपने पूरे दिल के साथ खुद को मई की खूबसूरती, ग्लैडनेस जो चमक दमक है मई की, उसमें उसको महसूस करो। फील द ग्लैडनेस उस रोशनी को, चमक को महसूस करो। ऑफ मई
मई के। वट दो द रेडियंस विच वॉज वंस सो ब्राइट, वट क्या हुआ, दो अगरचे, द रेडियंस वो रोशनी, विच वॉज वंस सो ब्राइट जो कभी के बड़ी रोशन थी। कहता क्या हुआ अगर वो रोशनी जो कभी बड़ी रोशन थी। बी नो फॉर एवन टेकन फ्रॉम माई साइट, बी नो फॉर एवन टेकन वो अब चली गई है, फ्रॉम माई साइट मेरी नजरों से। अगेन ही इज फीलिंग रिग्रेट ऑफ दैट स्लेशियल लाइट, अब वो फिर रिग्रेट फील कर रहे उस स्लेशियल लाइट के लिए जो कि उसने खो दी है। दो नथिंग कैन ब्रिंग बैक द आवर्स, कहता अगरचा कि कोई भी गुजरे हुए वक्त को वापस नहीं ला सकता। ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास, ऑफ ग्लोरी इन द फ्लावर्स, जबकि घास का अपना घास की अपनी एक खूबसूरती थी और फूलों की अपनी एक ग्लोरी थी, एक चमक दमक थी। वी विल ग्रीव नॉट, कहता अब हम गम नहीं करेंगे। रैदर फाइंड स्ट्रेंथ इन व्हाट रिमेन्स बिहाइंड, बल्कि उस पे रैदर फाइंड स्ट्रेंथ, बल्कि हम ताकत तलाश करेंगे, मजबूती तलाश करेंगे, इन व्हाट रिमेन्स बिहाइंड जो कि बाकी रह गया है। अब पोइट की फीलिंग्स के अंदर आप एक शिफ्ट देखें। पहले क्या था, ही वॉज फीलिंग रिग्रेट ऑफ द थिंग्स दैट ही हैड लॉस्ट इन द पास्ट। पहले वो रिग्रेट फील कर रहा था उन चीजों के ऊपर जो कि उसने पास्ट में छोड़ दी थी। अब क्या कहते हैं, कहते वी विल ग्रीव नॉट, अब हम और गम नहीं करेंगे। रेदर फाइंड स्ट्रेंथ, बल्कि हम मजबूती तलाश करेंगे। किसमें, स्ट्रेंथ इन व्हाट रिमेन्स बिहाइंड जो कि बाकी रह गया है। इन द प्राइमल सिंपथी, इस मुकम्मल गम में, विच हैविंग बीन मस्ट एवर बी, जो कि हमेशा हमारे साथ रहेगा। इन द सूदिंग थॉट्स दैट स्प्रिंग आउट ऑफ ह्यूमन सफरिंग, कहता इन द सूदिंग थॉट्स, उन इत्मीनान देने वाले ख्यालों में, दैट स्प्रिंग जो के परवान चढ़ाएगा, आउट ऑफ ह्यूमन सफरिंग इंसानी परेशानियों से बाहर। इन द फेथ दैट लुक्स थ्रू डेथ, इन द फेथ उस यकीन में, डेट लुक्स जो कि हमें दिखाएगा, थ्रू डेथ मौत के जरिए। अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ की बात कर रहा है। कहता है कि अब हमने परेशान नहीं होना, बल्कि हमें इनकरेज करना चाहिए अपने आप को। हमें वी शुड फाइंड प्लेयर इन पेन, उस दर्द में से हमें अपने लिए खुशी तलाश करनी चाहिए। इन ईयर्स डेट ब्रिंग द फिलोसॉफिक माइंड, इन ईयर्स उन सालों में, डेट ब्रिंग द फिलोसॉफिक माइंड जो कि हमारे सालों को हमें रैशनली सोचने पे मजबूर करेगा। फिलोसॉफिक माइंड होता है व्हेन यू आर मेच्योर, when you are mature enough to look at the things critically, जब आप चीज़ों को देखने के लिए क्रिटिकली जब आप चीज़ों को देखते हैं, तो इसे आप क्या कहते हैं कि नो यू हैव गॉट द फिलोसॉफिक माइंड, अब आपका माइंड जो है वो फिलोसॉफिक हो गया है। आगे देखें क्या कहता है। कहते हैं एंड यू ओ फाउंटेन मिडोज हिल्स एंड ग्रोव्स, एंड ओ ये फाउंटेन्स, कहता है ओ फाउंटेन्स फवारों, मेडोज सब्जाजारों, हिल्स पहाड़ियों, एंड ग्रोव्स दरख्तों के जो ग्रुप ऑफ ट्रीज हैं उनको वो एड्रेस कर रहा है। अब नो पोइट इज एड्रेसिंग द ग्रीनरीज, हिल्स, माउंटेन्स, ग्रोव्स एंड फाउंटेन्स। अब वो ब्यूटी ऑफ नेचर को अगेन एड्रेस कर रहा है। ओके, फाउंटेन्स को, फवारों को, सब्जाजारों को, हिल्स पहाड़ियों को, और ग्रुप ऑफ ट्रीज को, दरख्तों के जो झुंड हैं उनको पोइट एड्रेस करके क्या कहता है, कहता है फॉरबोट नॉट, मत भूलो, एनी सर्विंग ऑफ आवर लव्स, हमारी मोहब्बत को। पोइट उनको कहता है कि आई एम स्टिल इन लव विद नेचर, मैं अभी भी नेचर के साथ मोहब्बत करता हूँ। सो यू प्लीज डोंट फॉरगेट माई लव और माई एसोसिएशन विद द नेचर, इसलिए तुम अभी भी नेचर के साथ मेरी मोहब्बत को मत भूलो। येट अभी भी, अगरचे, इन माई हार्ट, मेरे दिल में, ऑफ हार्ट्स आई फेल्ट योर माइट, कहता है अभी भी मैं तुम्हारा असर अपने अंदर महसूस करता हूँ। आई फील योर माइट, मैं तुम्हें अंदर से महसूस करता हूँ। आई ओनली हैव रिलिंक्विश्ड वन डिलाइट, आई ओनली हैव रिलिंक्विश्ड, मैंने सिर्फ एक खुशी को तर्क किया है। कहता है आई ओनली हैव रिलिंक्विश्ड वन डिलाइट, मैंने सिर्फ एक खुशी को तर्क किया है। टू लिव बीनीथ योर मोर हैबिचुअल स्वे, कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहता। पोइट क्या कह रहा है,
नेचर को ड्रेस करके कहता है कि आई एम स्टिल इन लव विद यू, मुझे अभी भी तुमसे मोहब्बत है, मेरा दिल अभी भी तुम्हें अपने अंदर से महसूस करता है, मेरी एसोसिएशन अभी भी नेचर के साथ है। बट जस्ट वन थिंग आई हैव लेफ्ट इन माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज को छोड़ा है, वो ये है कि आई एम नॉट लिविंग विद यू फिजिकली, मैं फिजिकली तुम्हारे साथ नहीं रह रहा। आई लव द ब्रूक्स, मैं नदियों को पसंद करता हूँ, विच डाउन देयर चैनल्स फ्रीड, जो ऊपर से नीचे की तरफ बह रही हैं, इवन मोर देन वन, लेकिन इससे भी ज्यादा, व्हेन आई ट्रिप्ड लाइटली एज दे, बल्कि क्या उससे भी ज्यादा तब जब मैं उनके साथ भागता हूँ या जब मैं उनके साथ भागता हूँ। द इनोसेंट ब्राइटनेस ऑफ ए न्यू बॉर्न डे, द इनोसेंट ब्राइटनेस मासूम रोशनी ऑफ ए न्यू बॉर्न डे, जब सूरज तलू होता है या जब दिन का आगाज होता है उस रोशनी को, इज लवली येट, वो अभी भी खूबसूरत है। कहते दिन के शुरू होने के जो रोशनी है, जो सूरज की रोशनी होती है, वो अभी भी खूबसूरत है। द क्लाउड्स डेट गैदर राउंड द सेटिंग सन, और द क्लाउड्स और वो बादल, डेट गैदर्स जो इकट्ठे होते हैं, राउंड द सेटिंग सन सूरज के ढलने पे। डू टेक अ सोबर कलरिंग फ्रॉम एन आइज, वो पोइट को रंजीदा कर देता है, जब दिन ढलता है तो पोइट को क्या करता है, वो रंजीदा कर देता है, उसके ऊपर एक सोबर कलरिंग, उसकी आंखों को वो रंजीदा कर देता है, परेशान कर देता है। That had kept watch और man's mortality, जो इंसान की फानियत को रिप्रेजेंट करता है, जो सिंबॉलिक क्या है कि जैसे दिन तलू होता है, बच्चा पैदा होता है, फिर वो ढल जाता है, उस तरह इंसान भी मॉर्टल है, उसने भी जाना है। ही हैज टू मेट विद हिज डेथ, उसे अपनी मौत के साथ मिलना है। और सूरज का ढलना क्या है, वो इंसान की मॉर्टेलिटी को इंडिकेट करता है। And other rays had been and other palms are worn thanks to the human heart by which we live। अब इन आखिरी लाइनों में पोइट क्या कहता है, हम इसे कंक्लूड करते हैं। लास्ट लाइनों में वो कहता है कि क्या, थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट बाय विच वी लिव, हम उस इंसानी दिल का शुक्र गुजारी करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, बाय विच वी लिव, जिसमें हम रह रहे हैं। थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, इट्स जॉयज एंड फियर्स, कहते हैं हम अपने दिल के टेंडरनेस, उसके थ्रिल, उसकी खुशियां और उसके खौफ को भी थैंक्स कहते हैं। उसके अलावा टू मी द मीनेस्ट फ्लावर डेट ब्लोज कैन गिव, कहता है मैं इतना सेंसिटिव हो चुका हूं अब कि जो फूल का खिलना है वो भी मुझे देता है। थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, और वो मैं इतनी अंदर से, इतने गहराई से मैं महसूस करता हूं कि मैं रोना शुरू हो जाता हूं। पोइट क्या है, पोइट हैज बिकम सो सेंसिटिव, वो इतना सेंसिटिव हो चुका है कि अब वो फूल के खिलने को भी महसूस करता है। ही फील्स द ब्लोइंग ऑफ द फ्लावर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, वो अपने दिल की गहराइयों से फूल का खिलना महसूस करता है। एंड हिज आईज टर्न इनटू टीयर्स, और उसकी आंखें रंजीदा हो जाती हैं, वो गमगीन हो जाता है। ये पोएम है, इसको पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। तो इसे कंक्लूड करते हैं। आप इस स्लाइड को आप पढ़ लें, ये लास्ट में देखें जो रेड में है। When we are children, जब हम बच्चे होते हैं, we are innocent, हम मासूम होते हैं, we like to play, हम खेलना पसंद करते हैं, we have got problems, but when we are adult, जब हम बड़े होते हैं, we have to deal with problems in the job, हमें जॉब की प्रॉब्लम्स को डील करना पड़ता है, in the family, फैमिली इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ता है, because of that, उसकी वजह से we forget the good and beautiful things of our childhood, हम अपने बचपन की जो खूबसूरत यादें हैं उनको भुला देते हैं। यही इस पोएम का थीम है। थैंक यू।